आप सांसद ना होते तो आप अभी जेल में होते, हमको आपसे जेल में मिलने आना पड़ता। आपकी हिम्मत कैसे हुई अपने पेपर लीक पर सवाल उठा लिए, पेपर लीक पर चर्चा करने के लिए चले गए? देश में इतने मुद्दे हैं, हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, टीका टोपी, किसी पर बात कर लेते हैं। छात्र एकत्रित हो रहे हैं, जैसे ये बात अभी कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर है अभिजीत दीप के, वो कह रहे हैं कि मैं इंडिया आ रहा हूँ, मैं दिल्ली आ रहा हूँ, और कह रहे हैं कि मैं आंदोलन करूंगा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगूंगा। ये सारी बातें वो कर रहे हैं। लेकिन आज की जो डेमोक्रेसी है, कमाल वाली, जबरदस्त वाली, संजय सिंह जी, आपको क्या लगता है अभिजीत दीपके को एयरपोर्ट से उठा लिया जाएगा कि उनकी फ्लाइट लैंड ही नहीं होने दी जाएगी, कि एयरपोर्ट के बाहर से उठा लिया जाएगा? कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? नेपाल की जनजी क्रांति, बांग्लादेश की जनजी क्रांति, श्रीलंका की जनजी क्रांति देखी हमने, तो क्या भाजपा सरकार इतनी डर गई है युवाओं से, जेंजीज से, कि अब किसी भी आवाज़ को, किसी भी युवा की आवाज़ को गले से निकलने से, हलक की होती, हलक से निकलने से पहले कुचल देना चाहती है? ऐसा है क्या? वाले अंजना ओम कश्यप ने देश के शिक्षकों को, जो यूट्यूब पर शिक्षा, क्योंकि आपके एजुकेशन सिस्टम का फेल्योर है जिसकी वजह से यूट्यूब पर कोचिंग सेंटर्स आए, टीचर्स आए, खैर वो अलग बात है, लेकिन उन यूट्यूब के टीचर्स को अंजना ओम कश्यप जी दो कौड़ी का बोल रही हैं। नेपाल की जनजी क्रांति, बांग्लादेश की जनजी क्रांति, श्रीलंका की जनजी क्रांति देखी हमने, तो क्या भाजपा सरकार इतनी डर गई है युवाओं से, जेंजीज से, कि अब किसी भी आवाज़ को, किसी भी युवा की आवाज़ को गले से निकलने से, हलक की होती, हलक से निकलने से पहले कुचल देना चाहती है? ऐसा है क्या? जो मंत्री है वो नाकारा है, किसी काम का नहीं है, 3 बार नीट का पेपर लीक हो गया, तो इतना निकम्मा मंत्री है तो मोदी जी इसको हटा क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको क्या लगता है? आज देश का जो युवा है वो हिंदू मुसलमान वाले जहर से अब ऊपर आ चुका है, उबर गया है उससे। कई लोग ये मानते हैं, कई राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि नौजवानों का गुस्सा, नौजवानों की इस तरह की एकता, उनका ये प्रतिशोध राजनीतिक परिवर्तन नहीं कर सकता है, क्योंकि आज भाजपा जो चुनाव लड़ रही है वो SIR के बलबूते लड़ रही है, तो वो जितना भी गुस्सा दिखा ले, आक्रोश दिखा ले, चुनावी परिणाम में कोई प्रभाव नहीं दिखने वाला। आपको क्या? पाकिस्तानी अपने देश का नाम उतना नहीं लेते जितना भाजपा ही लेते हैं। एक बात याद रखिएगा, इनका धंधा जो चल रहा है पाकिस्तान से, बांग्ला, उनको हिंदुस्तान की चिंता नहीं है। हमारे देश का जेंजी जिस दिन ये रील के और इन चीज़ों से बाहर निकल के वो थोड़ा अपने बारे में सोचना शुरू करेगा, तो इस सरकार के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। जैसे आपने शुरू में कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी के 22 मिलियन फॉलोअर इतने कम समय में कैसे हो गए? 7 दिन में कैसे हो गए? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी से ज़्यादा फॉलोअर उसके कैसे हो गए? इसलिए हो गए कि एक फ्रस्ट्रेशन है, एक निराशा है। ऐसा लगता है जैसे भारत में भाजपा का हिंदू मुसलमान वाला सिस्टम अब कोलैप्स कर गया है। आज का युवा देश में पेपर लीक, परीक्षा, इन सब पर बात करने लगा है। वो हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, ये सब कुछ भूल चुका है। तो आज की तारीख में अगर भाजपा को सबसे ज़्यादा डर किसी से दिखाई दे रहा है तो वो युवाओं की आवाज़ से है। अच्छा, एक बड़ी अजीब घटना घटी। सांसद संजय सिंह जी प्रयागराज में बंद कमरे में पेपर लीक पर चर्चा कर रहे थे। वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और बोलती है कि आप पेपर लीक पर चर्चा कर ही नहीं सकते, ये गैर कानूनी है। एक और घटना हुई, कॉकरोच जनता पार्टी बन जाती है, 22 मिलियन फॉलोवर्स, 22 मिलियन युवा उसके साथ जुड़ जाते हैं और सरकार उनको पाकिस्तानी बता देती है। तो आज भाजपा का सबसे बड़ा डर युवाओं से क्यों है, किस बात का है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज वरिष्ठ पार्लियामेंटेरियन और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमको। एक बात बताइए, मतलब आप बच गए, वैसे बच गए। अगर आप सांसद ना होते तो आप अभी जेल में होते, हमको आपसे जेल में मिलने आना पड़ता। आपकी हिम्मत कैसे हुई अपने पेपर लीक पर सवाल उठा लिए, पेपर लीक पर चर्चा करने के लिए चले गए? देश में इतने मुद्दे हैं, हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, टीका टोपी, किसी पर बात कर लेते। पढ़ाई लिखाई पर बात क्यों करनी थी आपको? अमृतकाल में सांसद होकर इतने संस्कार नहीं आए आपको? देखिए, जेल तो ये 183 दिन भेज चुके मुझे, तो वो प्रयोग तो मेरे ऊपर कर चुके हैं। ये इनको लगा था कि मैं जेल जाऊंगा तो उसके बाद डर जाऊंगा, दब के बोलूंगा, थोड़ा संभल के रहूंगा, बचा के रहूंगा। इन्होंने देखा कि जेल से आने के बाद तो 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से मैं इनके खिलाफ़ बोल रहा हूं। तो कल जो आपने कहा कि मुझे जेल भी भेज सकते थे, लेकिन उनको लगा कि ये उल्टा पड़ेगा, जेल जाने के बाद तो ये आदमी और हमारे लिए मुसीबत डरता तो है नहीं। हाँ, तो ये दिक्कत है, इसलिए उन्होंने आगा पीछा सब सोच के जेल नहीं भेजा होगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो बात आपने कही कि भाई हिंदू मुसलमान की राजनीति से युवा निकल रहा है, तो ये
देश के लिए अच्छी बात है, उनके भविष्य के लिए भी अच्छी बात है कि कम से कम वो लोग अपने मुद्दों पे सोचने लगे हैं। उनको लग रहा है कि पिछले 12 साल में आपने हिंदू मुसलमान कर करके हमको लड़ाया और अब आप ना तो रोज़गार हमें दे रहे हैं, ना हमारी परीक्षाएं बच पा रही हैं, ना हम अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर पा रहे हैं। सेना में जाने का जो सपना था वो आपने कुचल दिया, जो टीचर बनने का सपना था वो आपने कुचल दिया, जो सिपाही बनने का सपना था वो कुचल दिया, डॉक्टर बनने का तो कोई चीज़ छोड़ा ही नहीं जो जिससे युवा बर्बाद ना होता हो। तो अब उनको होश आ रहा है धीरे धीरे कि नहीं, ये हमने अपने साथ बहुत गलत कर लिया, ऐसी पार्टी को सत्ता में लाके या ऐसी पार्टी का समर्थन करके जो लगातार हमारे साथ धोखा कर रही है। और आप वाकई ये मानते हैं कि आज देश का जो युवा है वो हिंदू मुसलमान वाले जहर से अब ऊपर आ चुका है, उबर गया है उससे? देखिए, वो मैं ये कह सकता हूँ कि अपने मुद्दों पे सोचने लगा, अभी पूरी तरीके से उस जहर से बाहर नहीं आया है, लेकिन कम से कम अपने सवालों पे वो सोचने लगा, ये भी अच्छी बात है। मैं तो उल्टा करके पूछता हूँ कि भाई अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो सबसे ज़्यादा बेरोजगार तो हिंदुओं के बच्चे होंगे, अगर सरकारी स्कूल बर्बाद होंगे तो सबसे ज़्यादा तो हिंदुओं के बच्चे अनपढ़ बनेंगे, अगर अस्पतालों की व्यवस्था खराब होगी तो सबसे ज़्यादा तो हिंदू उससे परेशान होगा, क्योंकि आबादी हिंदू की ज़्यादा है। महंगाई देश में बढ़ेगी तो सबसे ज़्यादा महंगाई की मार हिंदुओं पे पड़ेगी, क्योंकि आपकी 85% आबादी है। तो जब इसकी बात होती है कि भाई हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके चुनाव जीत लेंगे और अपना डंका बजाएंगे, तो मुझे लगता है कि इसके साथ साथ अब ये एक मंथन, एक चिंतन युवाओं के बीच में चल रहा है कि हमको क्या हासिल हुआ इस राजनीति से। तो उनको बेरोजगारी हासिल हुई, उनको महंगाई हासिल हुई, उनको अपने माँ बाप का जो सपना था वो अधूरा रहा वो हासिल हुआ। तो कई प्रकार से, जैसे मैं कल वहाँ उन लोगों के उनके साथ जब संवाद कर रहा था, जब एडीएम और प्रशासन के लोग आए तो उसके बाद भी संवाद जारी रहा, तो जो बातें वो कर रहे थे वो कह रहे थे कि साहब हम परीक्षा दे के निकलते हैं तो सबसे पहले माँ का फ़ोन आता है। तो वो पूछती है कि बताओ कैसी परीक्षा हुई तुम्हारी। फिर जो हमारे घर का कोई हमारा पिता या भाई जो मुंबई में मजदूरी कर रहा होता है कि हमारा भाई पढ़ के या हमारा बेटा पढ़ के एक दिन डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, वो फ़ोन करता है कि भाई कैसी परीक्षा हुई, कोचिंग तो तुम्हारी अच्छी हुई थी और पैसे की कोई दिक्कत तो नहीं हुई, खाते पीते थे ठीक से। तो हम कहते हैं हाँ हाँ कि बहुत अच्छी परीक्षा हुई है और हमने अच्छी तैयारी की थी और कोचिंग में भी हमने अच्छा पढ़ाई की। और फिर पता चलता है कि कुछ दिन के बाद वो पेपर लीक हो गया। तो इससे हम लोगों का हम लोग जो कई रात सो नहीं पाते उसको कौन देखता है, ये वो बोल रहे थे कि भाई जो हम कई रात सो नहीं पाते या हम अपने माँ बाप को जवाब नहीं दे पाते कि भाई वो हमसे ये उम्मीदें लगाए रहती हैं कि आज हम झोपड़ी के घर में रह रहे हैं तो हमारा बेटा पढ़ के और कल को एक पक्का मकान बना देगा या हमारे लिए कुछ बेहतर करेगा, तो वो सारा सपना एक साथ टूटता है। आप सिर्फ हमको देखते हैं कि हम पेपर लीक से प्रभावित हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारा पूरा परिवार और हमसे जिन लोगों की उम्मीदें रहती हैं वो सब के सब निराशा में जाते हैं। अगर भाजपा सरकार का जो मंत्री है वो नाकारा है, किसी काम का नहीं है, 3 बार नीट का पेपर लीक हो गया, तो इतना निकम्मा मंत्री है तो मोदी जी इसको हटा क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें मुझे लगता है कि ऊपर से लेके नीचे तक सारा खेल है। मतलब इसमें भाजपा के तमाम बड़े नेता से लेके और पूरा इनका एक पेपर लीक का तंत्र शामिल है। ये माफिया हैं, क्योंकि आप देखिए ईडू टेस्ट नाम की एक कंपनी है जिसने उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की परीक्षा कराई थी, आपको याद होगा। 48 लाख लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था और वो पेपर लीक हो गया था। वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी। यूपीपीसीएल का जेई की परीक्षा कराने वाली कंपनी एपटेक, वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी। तो ब्लैक लिस्टेड कंपनी को उत्तर प्रदेश में क्यों परीक्षा कराने के लिए कहा गया, जो गुजरात में, बिहार में ब्लैक लिस्टेड थी? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने उनसे रिश्वत खाई है,
भ्रष्टाचार हुआ है। तो पेपर लीक का जो धंधा है प्रज्ञा जी, आप ये मान के चलिए कम से कम ये 8 से 10 हजार करोड़ रुपए का धंधा है। क्योंकि अगर 22 लाख बच्चे बैठ रहे हैं और एक एक पेपर 60 लाख रुपए 50 लाख रुपए में बिक रहा है, मैं नहीं कहता कि सारों ने खरीदा होगा, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि कुछ हजार लोगों ने भी खरीद लिया होगा, तो कितनी बड़ी राशि हो गई। तो इसलिए ये कोई सामान्य बात नहीं है। इसमें बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। हाँ, मैं पूरी जिम्मेदारी से लगा रहा हूँ। इसलिए लगा रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि भाई 3 नीट के पेपर लीक हो गए, ठीक है, इसी सरकार में लीक हुए। और जो नीट के पेपर 2024 के संभवतः 24 या 25 में जो लीक हुआ था, उस पेपर लीक में जितने आरोपी थे वो कैसे छूटे आपको पता है? 90 दिन तक हमारे देश की सबसे भरोसेमंद कही जाने वाली सीबीआई वो चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाई, और एक जो डिफ़ॉल्ट बेल का उनको बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट मिल गया, वो छूट गए। मतलब अगर आप 90 दिन तक चार्जशीट दाखिल नहीं करेंगे तो आरोपी को जमानत का अधिकार होता है। उस आधार पर वो लोग छूट गए जो लाखों लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ छोटी छोटी बात पे बुलडोजर चला दिया जाता है और लाखों लोगों का भविष्य बर्बाद करने वालों को बेल इस आधार पर मिल जा रही है कि उनके खिलाफ आपने चार्जशीट दाखिल नहीं की। तो इसको आप क्या कहेंगी? इसका मतलब वो सरकार के तंत्र से जुड़े हुए लोग हैं, वो सरकार के संरक्षण में ये सारा पेपर लीक का धंधा कर रहे हैं। ये हो रहा है। अच्छा, नेपाल की जनजी क्रांति, बांग्लादेश की जनजी क्रांति, श्रीलंका की जनजी क्रांति देखी हमने, तो क्या भाजपा सरकार इतनी डर गई है युवाओं से, जेंजी से, कि अब किसी भी आवाज़ को, किसी भी युवा की आवाज़ को गले से निकलने से, हलक क्या होती है, हलक से निकलने से पहले कुचल देना चाहती है? ऐसा है क्या? देखिए, एक बात को आप समझिए, जब धर्म का नशा आपके दिमाग पे सवार होता है, उस समय में आप अपने हित के बारे में सोच नहीं पाते। लेकिन जब वो देखते भाई हमारा सीबीएसई का भी पेपर आंसर शीट में आ रहा है कि भाई बच्चे ने कोई गलत वैल्यूएशन हुई इसकी, वो देख रहा है भाई लेखपाल की भी परीक्षा दे रहा है, वो भी हमारा लड़का, उसमें भी पेपर लीक हो जा रहा है, सिपाही में हो जा रहा है, दरोगा में हो जा रहा है, जेई में हो जा रहा है, पीसीएसजे में हो जा रहा है, हाई स्कूल इंटर में हो जा रहा है। तो अब उसका वो नशा धीरे धीरे उतर रहा है। तो जेनजी वाली जो बात आपने कही, हमारे देश का जेनजी जिस दिन ये रील के और इन चीज़ों से बाहर निकल के वो थोड़ा अपने बारे में सोचना शुरू करेगा, तो इस सरकार के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। जैसे आपने शुरू में कहा कि काकरोच जनता पार्टी, काकरोच जनता पार्टी के 22 मिलियन फॉलोअर इतने कम समय में कैसे हो गए? 7 दिन में कैसे हो गए? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी से ज़्यादा फॉलोअर उसके कैसे हो गए? इसलिए हो गए कि एक फ्रस्ट्रेशन है, एक निराशा है। वो कहाँ पे उसको दर्ज कराएंगे? तो उन्होंने वो निराशा अपनी काकरोच जनता पार्टी के साथ जुड़ के दिखाई। देश के मुख्य न्यायाधीश के तो क्या ये सब किरण रिजिजू को तो जानते ही हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं भाई, कह रहे हैं सब पाकिस्तानी हैं। नहीं, देखिए, ये तो इनका तो खाना नहीं पचता अगर पाकिस्तान का नाम ना ले। पाकिस्तानी अपने देश का नाम उतना नहीं लेते जितना भाजपाई लेते हैं। एक बात याद रखिएगा, इनका धंधा जो चल रहा है पाकिस्तान से उनको हिंदुस्तान की चिंता नहीं है, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अब तालिबान छोड़ दिया क्योंकि तालिबान से इनके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। तो पाकिस्तान बांग्लादेश रटते रहते हैं। अभी गाय का शुरू किया इन्होंने, अब गाय का शुरू किया तो गाय का भी आप देख लीजिए। हेमंत विश्व शर्मा कह रहा है घर में खाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। मिथुन है तो एक प्रवक्ता जी ने कहा था। अच्छा, दूसरा तो वाजपेयी सर, हाँ भाजपा के। फिर उसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा? कहते साहब 14 साल तक तो गाय गौ माता है, उसके बाद आप गाय को काट सकते हैं। तो आज जब मैंने योगी जी का बयान सुना तो मुझे हंसी आ रही थी। कह रहे थे माँ और बेटे के रिश्ते को क्या घोषित करने की ज़रूरत है? ये मौलवी लोग मांग कर रहे हैं, ये मौलाना मांग कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। भैया हम संजय सिंह हैं, हम भी मांग कर रहे हैं, करो ना। अच्छा, आपने मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया तो उसके लिए कानून बनाया ना।
कि इसको मारना कितना बड़ा अपराध है, इसलिए लोग डरते हैं। आपको 14 साल के बाद उसको काट के बेचना है। बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान दुनिया का नंबर 1 देश है मोदी के राज में, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। तो कैसे कट रही है भाई बीफ, कैसे बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है? तो गाय जो है 14 साल के बाद आप कह रहे हो कि उसको काटा जा सकता है, इसलिए आप उसको राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे तो किसी भाजपाई की या किसी भाजपा की सरकार की या किसी शुभेंदु अधिकारी की हिम्मत नहीं होगी कि 14 साल के बाद गाय को काटने की बात करे। अभी जैसलमेर में आपने देखा 500 से ज़्यादा गाय मर के वहाँ पे सड़ गई। कोई बोलने वाला हुआ था यार? अभी ये विपक्ष का कोई राज होता, अभी मान लीजिए ये अभी तमिलनाडु में हो रहा होता तो सारा गोदी मीडिया वहाँ पे पहुँच जाता। सही बात है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अब धीरे धीरे अपने मुद्दों पर नौजवानों को सोचना चाहिए और सोच भी रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है, ये जो आप कह रही हैं मुकदमे झेलने पड़ेंगे, लाठी भी खाना पड़ सकता है, जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिस दिन इस देश का 10 लाख नौजवान इस बात के लिए तैयार हो जाएगा कि ठीक है हम जेल में भरेंगे जेल, तो हिंदुस्तान की जेलों की क्षमता 5-6 लाख है, रख नहीं पाएंगे नौजवानों को। युवाओं को मोटिवेट कर रहे हैं? नहीं, मोटिवेट नहीं, मैं तो खुद जेल रह के आया हूँ ना 183 दिन। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जेल से डरिए मत, ये मैं कह रहा हूँ। आप अपनी आवाज़ को बुलंद रखिए। महंगाई आज बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ तो फीस की बात कर रहे थे, हर साल 10% इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस बढ़ रही। कोई बोलने वाला है? कोई चिंता करने वाला है इस पे? और छोड़ दीजिए आप, वहाँ पर एक एग्ज़ाम के लिए जो उनको पैसे देने पड़ते हैं, जाके उनको दूर 1500 किलोमीटर दूर जाके एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसके बाद पेपर लीक हो जाए फिर से उसको फॉर्म भरना तो ये सब जो, अच्छा आपने मान लीजिए फॉर्म की फीस लेकिन संजय सिंह जी, डर नहीं दिखाई देता है सरकार को। एक बड़ी ही एक वैलिड, हाँ ये बहुत वैलिड सवाल है कि पहले के जो राजा हुआ करते थे वो प्रजा को दबाते थे दमन करके। अगर उनको प्रजा की आवाज़ समझ नहीं आती थी तो दबाते थे दमन करके। आज भाजपा भी बिल्कुल वही करते हुए दिख रही है। प्रयागराज में 3 कोचिंग सेंटर्स बंद, सील कर दिए गए। राजा जो है वो अनपढ़ राजा है, तो राजा हमारा अनपढ़ है और अभी बिहार में 4थी पास राजा है और 7वीं पास सम्राट है। तो भाजपा के 2 का तो बिहार में 7वीं पास सम्राट है, 4थी पास राजा है। मैंने राजा की डिग्री मांगी, मैंने कहा भाई राजा डिग्री अपनी दिखा दो। मानहानि कर दिया मेरे ऊपर, आपको पता नहीं होगा, मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा चल रहा है क्योंकि मैंने राजा साहब की डिग्री मांग ली। और किसने किया? उनके विश्वविद्यालय ने किया। कहने लगे साहब ये तो डिग्री मांग के अपमान कर दिए। आप बताइए, अगर आप एक बड़ी पत्रकार हैं, जिस विद्यालय से आप पढ़ी होंगे वो विद्यालय तो गर्व करेगा ना। तो गुजरात के जिस विश्वविद्यालय से हमारे प्रधानमंत्री पढ़े हैं तो वो गर्व नहीं कर रहा है, वो कह रहा है इन्होंने ये कह के कि मोदी यहाँ से पढ़े हुए हैं, हमारा तो मानहानि कर दिया, इन्होंने मानहानि कर दिया विद्यालय का। तो ये है, इनको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं। ये चाहते हैं देश अनपढ़ रहे। कोचिंग सेंटर्स बंद कर दिए गए, सील कर दिए गए। ये चाहते हैं प्रज्ञा जी देश अनपढ़ रहे। सरकारी स्कूल 1 लाख से ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में बंद हो चुके हैं। 1,20,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिसमें मात्र 1 टीचर हैं। 90,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिसमें टॉयलेट का इंतज़ाम बच्चियों के लिए नहीं है। सरकारी स्कूल में मिड डे मील में नमक रोटी खाने के लिए दिया जाता है, चावल दिया जाता है तो उसमें चींटियाँ कभी कभी दिखती हैं, ऐसी तमाम खबरें आती हैं। तो शिक्षा इनके कहीं भी एजेंडा में है ही नहीं, क्योंकि इनको मालूम है शिक्षा के नाम पे वोट ही नहीं मिलता। ऑपरेशन मोमबत्ती में हो रहा है, उसके नाम पे कोई उत्तेजना, कोई गुस्सा, कोई नाराज़गी लोगों में है नहीं, तो ठीक है अपना जैसे चल रहा है चल रहा है। आप बताइए, यहाँ का उत्तर प्रदेश का ऊर्जा मंत्री, उसको लोग कहते हैं साहब बिजली नहीं है, हाँ 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 हाँ, अरे साहब बिजली नहीं है, हाँ 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 हाँ, अरे साहब बिजली नहीं है, जय श्री राम। ये चल रहा है। तो उनको क्या श्री राम जी ने कहा है आपको कि निकम्मे हो जाओ, बिजली ना दो उत्तर प्रदेश की जनता को? लेकिन चल रहा है। यही आलम महंगाई का है। आपसे झूठ बोल के प्रधानमंत्री महंगाई बढ़ा रहे हैं। आपको कहते हैं डॉलर नहीं खर्च करना है,
डॉलर बचाना है, डॉलर नहीं खर्च करना है, और अपने दोस्त अडानी से कहते 10 बिलियन डॉलर लगा दो भाई अमेरिका में। 97,000 करोड़ रुपए वो अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहा है। तो देश की जनता बनेगी देशभक्त, मोदी जी बनेंगे विदेश भक्त। उनकी हिम्मत नहीं है ईरान से सस्ता तेल खरीदने की, उनकी हिम्मत नहीं है रूस से सस्ता तेल खरीदने की, उनकी हिम्मत नहीं है कि हार्मोज स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का जो समस्या है उसका समाधान कर सकें। तो आपने तो देश को जानबूझ के संकट में डाला है ना। ईरान आपको 7 से 10 दिन में तेल पहुंचा देता था, 60 दिन की उधारी देता था, सस्ता तेल देता था, इंश्योरेंस फ्री देता था, सारी सुविधाएं देता था। उसके बावजूद आप ईरान से तेल नहीं, रुपए में तेल देता था, आप उससे तेल नहीं खरीद रहे हैं। आप रूस से तेल नहीं खरीद, आप किससे खरीद रहे हैं? वेनेजुएला से खरीद रहे हैं, जो 56 दिन में तेल आता है हिंदुस्तान। आप 50 दिन से अमेरिका से आता है, वहाँ से आप खरीद रहे हैं तेल। तो इन सारे विषयों पे नौजवानों को एकत्रित होना चाहिए और इस बात की चिंता किए बगैर कि जेल होगी, कि लाठी होगी, कि मुकदमा होगा, एक बार इनसे जमकर लड़ना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए। ये एकत्रित होने वाली हिंसा नहीं, अहिंसात्मक तरीके से गांधी ने उस अंग्रेज को भगाया हिंदुस्तान से जिसका सूरज नहीं डूबता था, पूरी दुनिया पे राज था। तो आप ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं जिनके मन में इतना अहंकार और तानाशाही आ गई है कि वो जैसे चाहेंगे आंदोलनों को कुचलेंगे, एक बार मन बना के सड़क पर उतरिए, आवाज़ लगाइए किसानों की तरह ही, जैसे उन्होंने अपनी मांगे मनवाई। विपक्ष क्या ऐसे ही करेंगे? नौजवानों नहीं, विपक्ष की भूमिका जो है वो हम करेंगे भाई। हम आपको आपके लिए युवा सड़क पर उतरे, लाठी का है, आप क्या करेंगे? आपने देखा होगा, मैंने 5 जो उत्तर प्रदेश की पदयात्राएं की, अलग अलग मौसम में की, 47 डिग्री टेम्परेचर में की। किस सवाल पे की? रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। रोजगार हमारी 5 यात्रा का विषय था। तो हम तो लगातार इस पे काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और कल इसीलिए मैं पेपर लीक पे चर्चा करने गया। मैंने कहा प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करते हैं, मैं पेपर लीक पे चर्चा करता हूँ। प्रधानमंत्री पेपर लीक पे तो चर्चा नहीं कर रहे हैं। उनको करना चाहिए कि भाई सीबीएसई में जो आंसर सीट में गड़बड़ी मिल रही है, इसमें छात्रों बताओ। छात्र एकत्रित हो रहे हैं। जैसे ये बात अभी कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर है अभिजीत दीप के, वो कह रहे हैं कि मैं इंडिया आ रहा हूँ, मैं दिल्ली आ रहा हूँ, और कह रहे हैं कि मैं आंदोलन करूंगा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगूंगा। ये सारी बातें वो कर रहे हैं। लेकिन आज की जो डेमोक्रेसी है, कमाल वाली, जबरदस्त वाली, संजय सिंह जी, आपको क्या लगता है, अभिजीत दीपके को एयरपोर्ट से उठा लिया जाएगा, कि उनकी फ्लाइट लैंड ही नहीं होने दी जाएगी, कि एयरपोर्ट के बाहर से उठा लिया जाएगा? कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? देखिए, ये कायर और डरे हुए लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं अभी से क्या बोलूं, लेकिन ये कुछ भी कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार का गुस्सा है नौजवानों में, जो कुछ भी ये कार्रवाई दमन के लिए करेंगे वो इनके लिए उल्टा पड़ेगा, उसका नुकसान इनको झेलना पड़ेगा। और शायद इसीलिए ये लोग अभी प्रयागराज में अपना एक आतंक दिखा रहे हैं। आशुतोष पांडे, जिसकी कल परीक्षा है, उसको 151 में अंदर किया और अभी तक जेल में रखे हुए हैं। कल वो कार्यक्रम में, हमारे पेपर लीक पे चर्चा वाले कार्यक्रम में आ रहा था और उसको वहीं सर्किट हाउस से अरेस्ट कर लिया। एक दूसरा लड़का है पंकज पांडे, उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। तो आप इस तरीके से नौजवानों से डील कर रहे हैं? वो कोई गुंडे बदमाश हैं? अरे भाई, उनको भी ईमानदारी से परीक्षा देने का मौका मिला होता, हो सकता है वो भी आज आईएएस होते, पीसीएस होते। तो आप उनके साथ गुंडों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, माफियाओं की तरह व्यवहार कर रहे हैं। 151 में उस लड़के को अंदर कर दिया और आज कल उसकी परीक्षा है, अभी तक जेल में है। ये हालत है। अच्छा, कई लोग ये मानते हैं, कई राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि नौजवानों का गुस्सा, नौजवानों की इस तरह की एकता, उनका ये प्रतिशोध राजनीतिक परिवर्तन नहीं कर सकता है, क्योंकि आज भाजपा जो चुनाव लड़ रही है वो एसआईआर के बलबूते लड़ रही है। तो वो जितना भी गुस्सा दिखा ले, आक्रोश दिखा ले, चुनावी परिणाम में कोई प्रभाव नहीं दिखने वाला। आपको क्या लगता है? देखिए, वो एसआईआर वाली जो बात आप कह रही हैं वो एक अलग लड़ाई है, लेकिन कम से कम छात्रों को पेपर लीक और जो रोजगार का मुद्दा है उसको लेके, बेरोजगारी का जो सवाल है उसको लेके तो ज़रूर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए।
SIR राजनीतिक दलों का विषय है, उस पे राजनीतिक दलों को संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़नी होगी। जैसे मैं छात्रों के लिए कह रहा हूँ, वैसे राजनीतिक दलों के लिए कह रहा हूँ। अगर आप निष्पक्ष चुनाव इस देश में चाहते हैं, खासतौर से विपक्षी पार्टियाँ, तो उनको सड़क से संसद तक इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वरना यही होगा कि 50,000 वोट, 60,000 वोट एक विधानसभा में काट दिए जाएंगे और विपक्ष की पार्टियाँ 10,000, 5,000 से चुनाव हारती रहेंगी। तो ये तो होगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में क्या संभावनाएं देख रहे हैं? अखिलेश जी से कुछ सीटों वीटों को लेकर बातचीत हुई? कितने प्रत्याशी उतार रहे हैं? नहीं, हमारी मुलाकात पिछले दिनों हुई है कई बार, और एक सुल्तानपुर के कार्यक्रम में उन्होंने इस प्रकार का संकेत भी दिया है। तो लेकिन अभी जब बातचीत कोई आगे बढ़ेगी तो आपको जानकारी देंगे। हम सबसे पहले आएंगे आपसे। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। अंजना ओम कश्यप ने देश के शिक्षकों को जो यूट्यूब पर शिक्षा, क्योंकि आपके एजुकेशन सिस्टम का फेल्योर है जिसकी वजह से यूट्यूब पर कोचिंग सेंटर्स आए, टीचर्स आए, खैर वो अलग बात है। अंजना ओम कश्यप जी को ये समझना चाहिए कि जो देश के नौजवानों का गुस्सा है, भावना है, उसको उसका सम्मान करते हुए भी आप अपने कार्यक्रम बनाइए। अब अगर आप हर चीज़ को, महंगाई को भी जस्टिफाई करेंगे कि भाई ये तो वैश्विक महंगाई है और ये है, और वो गलत बात है। वो 19,000 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ है फरवरी से मार्च के बीच में तेल कंपनियों को, लेकिन उसको भी जस्टिफाई करते रहते हैं टीवी चैनल पे ये सारे लोग। उसके बाद कोई पेपर लीक हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसको भी अपने अपने तरीके से डिफेंड करते हैं लोग। ये ठीक बात नहीं है। शिक्षक जो है, जो ऑनलाइन के ज़रिए हों या कोचिंग अपनी ऑफलाइन चला रहे हों, वो अब मेहनत कर रहा है दिन रात, और मेहनत करके वो पैसा कमा रहा है। उसमें बहुत सारे कोचिंग सेंटर गलत हो सकते हैं, लेकिन आप उनको टारगेट कर रही हैं जो व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं, वो गलत है। जो सरकार को टारगेट कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर आप टिप्पणी कर रही हैं। ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए वो बैलेंस तभी बनेगा जब गोदी मीडिया के लोग दिखेंगे बात करते हुए इस तरह की कि वो स्टूडेंट्स के हक में बोल रहे हैं, महंगाई के खिलाफ बोल रहे हैं। जब वो अपनी बातें इस तरह से करते हुए दिखेंगे तो लोग उनका समर्थन करेंगे। अंजना ओम कश्यप बड़ी टीवी की एंकर हैं। अगर वो इस तरह की टीवी डिबेट रखें जिसमें महंगाई के ऊपर वो सवाल करें, या छात्रों का जो भविष्य बर्बाद किया जा रहा है उस पर वो सवाल करें, तो उनका कौन मजाक उड़ा सकता है? नहीं उड़ाएगा। आज आप देखिए यूट्यूब पे तमाम ऐसे चैनल हैं जो लड़ रहे हैं, सरकार उनका भी दमन कर रही है, आप लोगों के भी पीछे पड़ गई है कि इनका व्यूअरशिप डाउन कर दो, इनका चैनल बंद कर दो। तो ये चल रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनको शिक्षकों के ऊपर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, और जो भी शिक्षक हैं उनको तो वैसे भी परेशान। 3 कोचिंग आप अभी बता रही थी, मैं था कल तो वहाँ, मुझे ये बात पता चली। और एक विवेक सर हैं, विवेक सर की रोते हुए वीडियो आई। आप सोच सकते हैं कि कितने क्रूर लोग हैं भैया। यहाँ नहीं तो ऊपर तो हिसाब देना है ना। इतनी क्रूरता करके क्या हासिल कर लोगे? तुम्हें, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे इन लोगों को नफ़रत फैला के सुख मिलता है, क्रूरता करके सुख मिलता है, किसी के आंसू देख के इनको खुशी होती है। हम लोगों को किसी की मदद करके खुशी होती है। हमको लगता है यार कोई दुखी है, चलो उसका दुख बांट लो, उस तरीके से लगता है। और ये लोग ऐसे हैं, इनको लगता है अच्छा कोई रो रहा है, बहुत अच्छा है, इसको 4 जूते और मारो। किसी का घर उजड़ गया, इसके ऊपर और बुलडोजर चला दो। अच्छा इसकी दुकान बची रह गई, दुकान पे भी चलाओ, मकान पे भी चलाओ। इससे क्या हासिल हो जाएगा आपको भाई? यहाँ आज आपके पास सत्ता है लोगों के प्यार वोट से, लेकिन कल को ये सत्ता नहीं रहेगी। चलो ठीक है, सत्ता नहीं भी रहेगी, ईश्वर के पास तो जाना है ना सबको। अगर ईश्वर में विश्वास रखते हो, मैं तो रखता हूँ, तो जाना है ना वहाँ। हिसाब क्या दोगे आप कि इतने लोगों का घर गिरा के मैं आया हूँ, इतने लोगों को उजाड़ के मैं आया हूँ, इतने लोगों पे हमने बुलडोजर चलाया, इसकी कोचिंग बंद करा दी, उसको ऐसे कर दिया। ये पता नहीं किस प्रकार का सुख इन लोगों को देता है, मुझे तो नहीं समझ में आता। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह जी, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। तो ये बात तो तय है कि आज की तारीख में अगर भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा घबराहट, खौफ, डर किसी बात का है तो वो युवाओं की आवाज़ का है। क्यों है, इसी पर बात कर रहे थे और तमाम सवालों पर भी बात कर रहे थे। हम फिर मिलेंगे कभी और, अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।